WHO ने 2020 की जो रैंकिंग कैंसर को लेकर दी, उसमें चीन और अमेरिका के बाद अगर कोई तीसरा देश खड़ा है तो वो भारत है। ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। भारत में कैंसर India.org की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 25 लाख कैंसर के मामले हैं। इनमें महिला और पुरुष दोनों ही तरह के कैंसर शामिल हैं। महिला और पुरुषों में जो सबसे कॉमन कैंसर सामने आते हैं, उनमें पुरुषों में ओरल और लंग कैंसर है और महिलाओं में स्तन और गर्भाशय का कैंसर है। आज हम बात करेंगे इन्हीं में से एक कैंसर के प्रकार यानी कि स्तन कैंसर की। एक ऐसा कैंसर जिसके बारे में सुनते ही हर महिला घबरा जाती है और उसे लगता है कि ये शायद अब उसकी जिंदगी का अंत है। लेकिन इसी कैंसर से किस तरह लड़कर आप अपनी जिंदगी को खुशहाली से जी सकते हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आदित्य विदुषी, जो कि कंसल्टेंट है मेडिकल ऑन्कोलॉजी BLK से। स्वागत है डॉक्टर। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताइए कि कैंसर है क्या और ये किस तरह से शरीर में फैलने लगता है। जो कैंसर है ये कोई भी अगर हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग सेल्स होते हैं और वो अगर अनकंट्रोल्ड, अगर वो अनियंत्रित रूप में मल्टीप्लाई करने लगे, अगर वो बढ़ने लगे जिस तरह से उन्हें नहीं बढ़ना चाहिए, तो ये अलग अलग तरह के कैंसर बन सकते हैं। और जो ब्रेस्ट कैंसर है यानी स्तन का कैंसर, अगर ब्रेस्ट के अंदर जो नॉर्मल उसके अंदर ग्लैंड्स होती हैं जो नॉर्मल हर महिलाओं में पाई जाती है, उसमें अगर मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाए तो ये ब्रेस्ट कैंसर बन जाता है। तो स्तन का कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर ये सबसे कॉमन कैंसर है, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कैंसर, ना सिर्फ हमारे देश में बाकी पूरी दुनिया में महिलाओं के अंदर ही सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है। अच्छा, अगर ये महिलाओं में इतना ज़्यादा पाया जाता है तो कुछ खास रिस्क फैक्टर भी होंगे इसके पीछे? एब्सोल्युटली। तो जो 5 से 10% लोग हैं उसमें कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो इसके लिए रिस्क फैक्टर हैं। यानी कि जेनेटिक फैक्टर्स अगर हम कहें तो जैसे कहते हैं कि खानदानी कुछ बीमारी है, यानी कोई म्यूटेशन है जो फैमिली में रन कर रही है, कोई म्यूटेशन जो क्रोमोसोम्स में कोई म्यूटेशन है जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, वैसे हो सकता है। ऐसा 5 से 10% ब्रेस्ट कैंसर्स में होता है। इसके अलावा हार्मोनल फैक्टर्स, यानी कि अगर ज़्यादा हार्मोन्स है किसी लेडी में, ईस्ट्रोजन जो कॉमन हार्मोन है महिलाओं के अंदर जो होता है, उसकी मात्रा ओवर द ईयर्स एक्सपोजर ज़्यादा रहा है, यानी जो पेशेंट जैसे प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग को इसमें प्रोटेक्टिव मानते हैं, वो इसमें सहायक होते हैं कैंसर ना होने में। जो लेडीज़ को बेबीज़ नहीं है या फिर लेट हुए हैं या मीनोपॉज लेट हुआ है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करी है, ये सारे रिस्क फैक्टर्स बन जाते हैं इस बीमारी के लिए। इसके अलावा कुछ अनकॉमन फैक्टर्स, ये कभी रेडिएशन थेरेपी हुई है किसी लेडी की, वो एक कारण हो सकता है। स्मोकिंग, अल्कोहल का भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन इसमें रहता है। फिजिकल इनएक्टिविटी होना, ओवरवेट होना, ये भी छोटे छोटे रिस्क फैक्टर्स इसके लिए हैं। तो कोई ये कैसे समझे कि वो ब्रेस्ट कैंसर की तरफ बढ़ रहे हैं? ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं? शुरुआती लक्षण इसमें सबसे कॉमन है कि छाती में कोई गांठ, ब्रेस्ट में कोई गांठ की तरह महसूस हो सकता है। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें कोई दर्द हो। ज़्यादातर केसेस में शुरुआत में ये एक पेनलेस लंप होता है, बिना पेन का ही लंप होता है। तो एक गांठ की तरह महसूस हो सकता है। ब्रेस्ट के अंदर कोई चेंज है, कोई शेप में चेंज है या उसके आकार में कोई चेंज है, निपल्स में से कोई डिस्चार्ज आ रहा है, किसी भी तरह का एबनॉर्मल डिस्चार्ज या मिल्क जैसा डिस्चार्ज या कोई भी डिस्चार्ज जो होना नहीं चाहिए, वो एक लक्षण हो सकता है। ना सिर्फ छाती में गांठ ही, कभी कभी बगल में भी गांठ के रूप में आ सकता है। तो ये इसके कॉमन लक्षण है। ठीक है। तो महिलाओं को ये नहीं पता होता, क्योंकि जब आप सेल्फ एग्जामिन करते हैं तो कई तरह की गांठें आपको महसूस होती हैं अपने स्तनों में। तो कोई महिला ये कैसे समझे कि ये जो गांठ है ये थोड़ी अलग है, ये कैंसर की हो सकती है और मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? सबसे पहले तो इसमें ये ज़रूरी है कि एक सेल्फ ब्रेस्ट अवेयरनेस कहते हैं, यानी कि अपने ब्रेस्ट के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। तो जो लेडीज़ को यंग एज से ही हम इनकरेज करते हैं, जो स्क्रीनिंग गाइडलाइंस है वो कहते हैं कि 18 साल की उम्र से ये शुरू करना चाहिए। और रेगुलर उनको अपना नॉर्मल ब्रेस्ट का फील कैसा है, सारे ब्रेस्ट का फील थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है। कई छोटे छोटे चेंजेस होते हैं जो कैंसरस नहीं भी हो सकते। तो महीने दर महीने उनको हर महीने एवरी मंथ दे शुड चेक द ब्रेस्ट, और उसमें अगर कोई नया चेंज है तो चेंज किस तरह से हो सकता है, जैसे कि जो इसके लक्षण है, यानी कि अगर लंप है, कोई गांठ है जो चूने पे महसूस हो रही है, वो एक लक्षण हो सकता है। या फिर शेप में कोई चेंज, या फिर निपल्स के लेवल में कोई चेंज है, कुछ अगर एबनॉर्मल स्किन में कुछ लालपन है, कोई स्वेलिंग है, कुछ उनको
ऐसे सख्त हो गया, ऐसे लग रहा है, ये एक लक्षण हो सकता है। तो पर अगर कोई भी गांठ किसी महिला को महसूस होती है तो उसको शक पे नहीं छोड़ना है कि ये कैंसर है कि नहीं है, मैं चेक करूं। उसको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर फिजिकली भी एग्जामिन करेंगे और फिर हमें कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं, तभी पता चल पाता है कि ये कैंसर है कि नहीं है। श्योरिटी से सिर्फ हाथ से चेक करके या क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके वो नहीं करना है, तो हमें उसके लिए कुछ खास तरह के अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राम करने पड़ते हैं और फिर बायोप्सी या कुछ नीडल वाली जांच करनी पड़ती है। आपने बायोप्सी की बात की, जब महिलाओं को ये पता चलता है कि कोई गांठ है और हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कहेंगे कि बायोप्सी कराइए, बायोप्सी नहीं तो उसका थोड़ा सा उसमें से हिस्सा लेकर उसकी जांच कराइए, और ऐसा होने पर अगर वो गांठ कैंसर की नहीं है तो भी वो कैंसर की बन सकती है, कैंसर फैल सकता है। अगर वो कैंसर है तो डॉक्टर के पास ना जाया जाए, देखा जाए जब तक आप उसे झेल सकते हैं। तो ये कितना सही है, ये एटीट्यूड, ये नजरिया रखना? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये एक बहुत कॉमन मिथ है। ये हमें दिन में एक बार तो क्लिनिक में पेशेंट को समझाना ही पड़ता है किसी ना किसी फॉर्म में कि जो ब्रेस्ट का कैंसर है उसमें बायोप्सी करने से ऐसे नहीं है कि वो बन जाएगा, वो कैंसर पहले से ही है, वो पकड़ में आ जाएगा। और अगर ये अर्ली स्टेज में पकड़ में आ जाए तो ये पूरी तरह से ठीक भी हो जाएगा। अभी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, अगर हम उसको नहीं दिखाएंगे अपने आप तो वो ठीक नहीं होने वाली, कैंसर हो चाहे नॉन कैंसर, तो वो धीरे धीरे करके बढ़ेगी ही। तो बढ़ने के बाद जाए इससे अच्छा है कि पहले ही उसको दिखाया जाए और फिर जो उसका सही ट्रीटमेंट है वो शुरू किया जाए। तो बायोप्सी से कैंसर नहीं बनता है, ना ही बढ़ता है। ऑलरेडी अगर बड़ा हुआ है तो बायोप्सी बस उसको दिखा देती है कि ये कैंसर एग्जिस्ट करता है और ये इतनी स्टेज पे है। तो किस तरह की गांठों को अवॉइड किया जा सकता है, या किसी भी तरह की गांठ को आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए? ऐसी कोई भी गांठ नहीं है जो आपको इग्नोर करनी चाहिए। कोई भी गांठ है आपको डॉक्टर को दिखाना है, तुरंत ही दिखाना है, और फिर उसके हिसाब से जो भी टेस्ट होते हैं, जैसे कि मैंने बताया अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राम, वो एक कर लेते हैं, और एक नीडल टेस्ट जिसको FNAC हम कहते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन, या फिर बायोप्सी। ये दोनों टेस्ट हमें करने चाहिए। डॉक्टर आदित्य, थोड़ा सा कैंसर, स्तन कैंसर के प्रकारों के बारे में भी जान लेते हैं। कितनी तरह का होता है स्तन कैंसर? तो इसमें ये एक तरह की बीमारी नहीं है, इसमें अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स रहते हैं, जिसके हिसाब से ये पता चलता है कि ये किस तरह का कैंसर है। तो कुछ कैंसर ऐसे हैं जो हार्मोन पॉजिटिव होते हैं, यानी कि वो हार्मोन्स की मदद लेके बढ़ने लगते हैं। तो ये हार्मोन्स वाले जो कैंसर हैं, हार्मोन पॉजिटिव वाले, ये यूजुअली थोड़ी लेट एज में होते हैं, मेनोपॉज के बाद होते हैं लेडीज़ को, और ये थोड़ा धीरे धीरे बढ़ने वाले कैंसर है अगर इनका कंपैरिजन करें दूसरे कैंसर से। और इसमें हार्मोनल थेरेपी का भी काफ़ी रोल रहता है। दूसरे कुछ कैंसर हैं जिनमें ये रिसेप्टर्स हार्मोन्स वाले नहीं होते, उनमें सिर्फ और फिर हम कीमोथेरेपी देके उनको रोक सकते हैं, और वो यंग एज में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। ठीक, आपने बात की हार्मोन पॉजिटिव कैंसर टाइप की, तो गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं वो मेरे हिसाब से हार्मोन को इफेक्ट करती हैं। तो क्या नियमित रूप से गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन किसी तरह से स्तन कैंसर को प्रोवोक कर सकता है? जो मोस्ट कॉमन ये हार्मोन पिल्स हैं, ये ऐसे कैंसर प्रमोट नहीं करती, पर अगर किसी फीमेल को फैमिली हिस्ट्री है या पर्सनल हिस्ट्री है कैंसर की, तो उनमें ये रिकमेंडेड नहीं है कि ये हार्मोनल पिल्स लिए जाएं। आपने बात की पारिवारिक हिस्ट्री की, इतिहास की, जिन परिवारों में पहले ही कैंसर के केसेस, स्तन कैंसर देखे गए हैं। तो अगर कोई ऐसी महिला है जिनकी माँ को, बुआ को या दादी को या किसी भी परिवार की महिला को पहले स्तन कैंसर हुआ हो लेकिन उन्हें ना हो, वो अब इस स्थिति में किन बातों का ध्यान रखें, क्या सावधानियां वो बरतें? तो सबसे बड़ी सावधानी है कि उनको स्क्रीनिंग करनी है। स्क्रीनिंग वैसे भी सब महिलाओं के लिए रिकमेंडेड है, लेकिन जिनको फैमिली हिस्ट्री है, अगर किसी क्लोज रिलेटिव में मदर, सिस्टर या और कोई आंट है जिसमें ऐसी हिस्ट्री है, तो उनको स्क्रीनिंग जल्दी शुरू करनी है। स्क्रीनिंग के लिए जितना उनका रिस्क है उस हिसाब से अल्ट्रासाउंड, मैमोग्राम या इवन MRI भी किया जा सकता है ब्रेस्ट का, ये देखने के लिए कि कोई कैंसर की गांठ पनप तो नहीं रही। वो स्क्रीनिंग करने से फ़ायदा क्या होता है, ये छोटी ही स्टेज में हमें ट्यूमर दिख जाते हैं और ये पूरी तरह से क्योर उस टाइम पे हो सकते हैं। तो ये उनको एक सावधानी बरतनी है। इसके अलावा एक जेनेटिक टेस्टिंग होती है जो कि ब्लड से या फिर ट्यूमर से करी जाती है। तो जो पेशेंट है,
अगर उनके ट्यूमर है उनके ऊपर भी ये टेस्ट करा जा सकता है या उनकी ब्लड लाइन में भी करा जा सकता है। और अगर पेशेंट नहीं है अनफॉर्चुनेटली या उनके पास नहीं है या इस दुनिया में अभी नहीं है, तो वो रिलेटिव भी अपना ब्लड टेस्ट करा सकते हैं ऐसी म्यूटेशन जो ब्रेस्ट कैंसर कॉज करने वाली हैं देखने के लिए कि उनके अंदर ये है कि नहीं है। आपने बताया कि स्क्रीनिंग से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि किस स्टेज पर है कैंसर। क्या स्तन कैंसर का जो स्टेज है, जिस स्थान पर अभी वो पहुंचा हुआ है, जितना वो ग्रो कर चुका है, वो इलाज को भी प्रभावित करता है? कितने स्टेजेस हैं कैंसर के और उनके इलाज किस तरह से? बिल्कुल प्रभावित करता है। तो 4 स्टेज होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। इसमें से स्टेज 1 और स्टेज 2 हम अर्ली ब्रेस्ट कैंसर मानते हैं, जो ब्रेस्ट में ही है या अगर उसके आसपास बगल में जो गांठ है उसमें फैला हुआ है। कुछ बड़े ट्यूमर्स हैं ब्रेस्ट के या फिर वो बगल में बहुत सारे जो ग्रंथियां हैं, जो गांठें हैं उसमें गया है, स्टेज 3 हो जाता है। और अगर दूर दूर तक बॉडी में फैला है तो चौथी स्टेज है। तो पहली दूसरी स्टेज में ज़्यादातर सर्जरी हो सकती है। उसके बाद अगर हार्मोनल ट्रीटमेंट या कीमोथेरेपी हो सकती है। जो एडवांस स्टेज होती है उसमें पहले हम ये ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी करते हैं, फिर हम सर्जरी कर सकते हैं और फिर आगे का ट्रीटमेंट हार्मोन्स के रूप में अगर हार्मोन्स रिक्वायर्ड है तो कर सकते हैं। चौथी स्टेज में अनफॉर्चुनेटली तब सर्जरी करके इसको जड़ से नहीं मिटाया जा सकता, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी तरक्की की है मेडिकल साइंस ने इस फील्ड में भी। और हालांकि ये पूरी तरह से क्योर नहीं हो सकता, पर काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है कुछ टाइम के लिए। जी, ये मेरा अगला सवाल था जिसका जवाब आपने अभी अभी दिया कि इलाज के लिए क्या एडवांस सुविधाएं अभी उपलब्ध हैं। एक सवाल है इसी से जुड़ा हुआ कि क्या ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर को बिना ऑपरेशन के भी ठीक किया जा सकता है? तो ऐसे में जिस स्टेज पे सर्जरी हो सकती है, यानी कि स्टेज 1, 2 एंड 3, उसमें सर्जरी करना रिकमेंडेड है। ये पेशेंट के लिए सबसे अच्छा है। पर इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा ही ब्रेस्ट निकाला जाए, नंबर 1। तो ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी होती है जिसमें कि सिर्फ ट्यूमर निकाला जाए या जो अंश और हैं वो निकालें और टेस्ट करें, तो उसमें सेव कर सकते हैं। पूरा ब्रेस्ट निकालना फिर ज़रूरी नहीं रहता। उसके बाद उसको रेडिएशन देके कंप्लीट कर सकते हैं ट्रीटमेंट। दूसरी चीज़, अगर कैंसर में ऐसा फीचर्स हैं कि उसको ब्रेस्ट कंजर्वेशन नहीं तो पूरा ही ब्रेस्ट निकालना है, तो उसका रिकंस्ट्रक्शन भी हो जाता है इम्प्लांट्स की मदद से या पेशेंट के अपने टिश्यू से। तो उसको रिकंस्ट्रक्शन, ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन की भी बहुत एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं और बिल्कुल नॉर्मल ब्रेस्ट के जैसे लगते हैं। तो ये तो थी इलाज के बाद। इलाज के बाद किस तरह से दवाइयाँ, कब तक दवाइयाँ ली जाती हैं और बाद क्या, उसके बाद आप क्या देखभाल? तो जैसे कि हमने बात किया, अलग अलग तरह के कैंसर हैं। जिनको हार्मोन पॉजिटिव वाला कैंसर है उनको लंबा ये हार्मोन वाला टैब सब कुछ खत्म होने के बाद सर्जरी हो गया, कीमोथेरेपी अगर रिक्वायर्ड था तो वो हो गया, रेडिएशन था तो वो हो गया। उसके बाद हार्मोनल ट्रीटमेंट सालों तक चलता है, 7 से 10 साल तक वो चल सकता है। कुछ अलग तरह के कैंसर्स होते हैं उसमें 1 साल कम से कम ट्रीटमेंट चलता है। तो डिपेंड करता है किस तरह का कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर भी कई अलग अलग सब टाइप का हो सकता है। तो जिस तरह का है उस हिसाब से अगर हार्मोन पॉजिटिव है तो लंबा हार्मोनल ट्रीटमेंट चलता है। अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं भी चल रहा है तो भी पेशेंट्स को हम फॉलोअप पे रखते हैं, यानी कि उन्हें बार बार बीच में दिखाने के लिए आना है। शुरू में ये फॉलोअप 2 से 3 महीने के लिए होता है। उसमें हम पेशेंट को क्लिनिकली चेक करते हैं, रेगुलर इंटरवल्स पे उनका मैमोग्राम करते हैं, पेट स्कैन, अगर पूरी बॉडी का कोई स्कैन रिक्वायर्ड है तो वो करते हैं। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है ये फ्रीक्वेंसी, जैसे शुरू में 1 साल के लिए हम 2 से 3 महीने पे बुलाते रहते हैं, फिर धीरे धीरे 4 से 6 महीने के अंतराल पे बुलाते हैं। ऐसे करके उनको फॉलोअप काफ़ी लंबे टाइम तक करना पड़ता है। आपने एक बात कही कैंसर के कारणों में कि कारक एक रेडिएशन भी एक कारण हो सकता है। आपको पहले कोई और कैंसर था, रेडिएशन थेरेपी ली गई और आप ठीक हुए, अभी आप ठीक हैं। क्या ये किसी तरह से स्तन के कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है? ये जो यंग एज में किसी कुछ खास तरह के कैंसर होते हैं, लिम्फोमास कहते हैं उनको, तो ज़्यादातर उन पेशेंट्स को ऐसे एरिया में रेडिएशन दी जाती है जो ब्रेस्ट के एरिया में, तो उसमें ये सेकेंडरी कैंसर पनप सकते हैं। तो उनके लिए, जैसे उन कैंसर्स के लिए भी हम फॉलोअप रखते हैं। तो कैंसर का फॉलोअप ना सिर्फ कैंसर ये वापस आ रहा है ये वाला, कोई दूसरा कैंसर तो नहीं हो रहा, उसके लिए भी है। और जो थेरेपी से रिलेटेड हम एक्सपेक्ट करते हैं साइड इफेक्ट, उससे कोई पेशेंट्स को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। फ्यूचर में उनके अगर किसी को यंग एज में है या किसी भी एज में, फ्यूचर में कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहे, वो सब चीज़ें देखने के लिए फॉलोअप बना रहता है। स्तन कैंसर दोबारा कितने % मामलों में आता है और दोबारा वो ना आए इसके लिए क्या किया जाता है?
ये पूरी तरह से स्टेज पे निर्भर करता है। तो अर्ली स्टेजेस में आने के चांसेस 5 से 10% होते हैं। अगर एडवांस स्टेज है तो उसमें 30 से 40% तक हो सकता है। ये हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव है कि नहीं उस पर भी डिपेंड करता है। और ना आने के लिए जो सारा हम सर्जरी करने के बाद कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी उसी के लिए की जाती है कि ना आए, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली कुछ परसेंटेज में ये वापस आ सकता है। तो उसी लिए फॉलोअप में हम चेकअप करते हैं, क्लिनिकली भी चेकअप करते हैं, उसको जांचें भी करके देखते हैं कि आ तो नहीं रहा है। ठीक। अब क्योंकि कैंसर, जो स्तन कैंसर है, वो हम जिन पर बात कर रहे हैं वो महिलाएं हैं। महिलाओं को हम हार्मोनल थेरेपी भी दे रहे हैं, रेडिएशन भी दे रहे हैं, और महिलाओं को गर्भधारण भी करना होता है। तो स्तन कैंसर अगर कम उम्र में आया है या इस उम्र में है उनकी, जब उन्हें आगे परिवार भी बढ़ाना है, तो क्या उसके बाद गर्भधारण आसान होता है या मुश्किल होता है या असंभव होता है, या अगर संभावनाएं हैं तो क्या, किस तरह के रास्ते वहां पर मौजूद हैं? तो जब भी ऐसे एज ग्रुप की, चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप की लेडीज़ हमारे पास आती हैं बीमारी के साथ, तो सबसे पहला हम ये सवाल पूछते हैं उनसे कि आपकी फैमिली कंप्लीट है कि नहीं, बच्चे कितने हैं, आगे और बच्चे चाहते हैं कि नहीं। तो अगर कोई लेडी है जिनका अभी फैमिली कंप्लीट नहीं है आगे, और वो चाहते हैं कि फ्यूचर में प्रेगनेंसी प्लान करें, तो इसके लिए कुछ फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, यानी कि जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में फर्टिलिटी के लिए ओवम रिट्रीव करते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, वो सारे टेक्निक्स अभी काफ़ी एडवांस हो गए हैं। अदरवाइज भी ये यूज़ किए जा रहे हैं अभी मेडिकल वर्ल्ड में, और ऐसे पेशेंट्स को हम ऑफर करते हैं। तो अगर वो चाहे तो वो अपना ओवम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, उसको क्रायो प्रिजर्व करके, एंड एट अ फ्यूचर डेट फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। और नॉर्मली ये इसके ऊपर भी काफ़ी स्टडी हुई है। तो अगर एक पेशेंट का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है, 1 से 2 साल उसने अपना फॉलोअप रखा, जो हार्मोनल ट्रीटमेंट था, तो ये इसके ऊपर बहुत लार्ज स्केल स्टडीज़ भी हुए हैं ये देखने के लिए कि अगर 2 साल के बाद या कुछ स्पेसिफिक इंटरवल के बाद हम उसको इंटरप्ट करें, यानी कि उसको प्रेगनेंसी के लिए हम अलाउ कर दें, तो प्रेगनेंसी के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए 1-2 साल तक वो पेशेंट को हम दे सकते हैं, और फिर से वो अपना ट्रीटमेंट रिस्टार्ट कर सकते हैं। और ऐसे में बच्चे पे कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट नहीं पाया गया है। डेफिनेटली कुछ लेडीज़ को प्रेग्नेंट होने में परेशानियां हो सकती हैं, ये उनकी अपनी एज पे भी डिपेंड करता है उस टाइम पे। तो स्तन कैंसर के बाद अगर आप गर्भवती होती हैं और माँ बनती हैं, तो आपने बताया ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि स्तनपान कराने में किस तरह की परेशानियां आ सकती हैं? तो ऐसे में एक तो अगर कीमोथेरेपी या फिर कोई थेरेपी चल रही है तो ब्रेस्ट फीडिंग पूरी तरह से उसमें मनाही है, क्योंकि वो बच्चे पे साइड इफेक्ट कर सकती है। अगर पेशेंट ने अपना ट्रीटमेंट काफ़ी लंबे टाइम तक ले लिया है, बीमारी अभी कंट्रोल में है, और उसको एक प्लांट फॉर्म में वो प्रेग्नेंट होती हैं और फिर उसके बाद बेबी होता है, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग उनके लिए एक तो अलाउड है। और अनफॉर्चुनेटली जहाँ से सर्जरी हुई है, कई बार संभव नहीं हो पाता है ब्रेस्ट फीडिंग कराना, लेकिन ऑपोजिट ब्रेस्ट से वो करा सकते हैं। ठीक है। तो महिलाएं हैं, सेंसिटिव बहुत होती हैं, और कोई ऐसी बीमारी आ जाए जिसके बारे में पहले से ही लोगों में डर फैला हो, तो उन्हें लगने लगता है कि बस अब कैंसर हो गया तो अब अगर हम ठीक भी हो गए तो शायद 3, 4 या 5 साल ही रहेंगे। आप उनको किस तरह से उम्मीद देना चाहेंगे कि नहीं, जिंदगी बाकी है, बहुत कुछ अभी देखना है? नहीं तो सबसे पहले तो अगर कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो उसको सबसे पहले उसको फेस करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी अगर हम अपनी तरफ से कुछ एफर्ट नहीं करेंगे। और अभी बहुत सर्जरी के रूप में, कीमोथेरेपी के रूप में, हार्मोनल ट्रीटमेंट के रूप में अभी काफ़ी तरक्की हुई है, हालांकि अभी और तरक्की भी बाकी है, लेकिन डेफिनेटली हर स्टेज पे इस कैंसर में कुछ ना कुछ हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स अर्ली स्टेज में हमें मिलते हैं। तो ज़िंदगी काफ़ी होती है, ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी छोटी हो जाती है। तो हाँ, अर्ली स्टेजेस में डेफिनेटली हम उसको लाइफ को पूरा तरह से क्योर कर सकते हैं और लाइफ प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। एडवांस स्टेजेस में भी हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, बट यस, रिजल्ट्स उस टाइम पे थोड़े लिमिटेड हो सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर, जिन्होंने आपके हर सवाल का जवाब दिया। मुझे लगता है तकरीबन हर सवाल का जवाब दिया। अगर कुछ सवाल रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम आपसे जल्दी ही फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, तंदुरुस्त बने रहें और NDTV को देखते रहें।